आज है 21 अक्टूबर 2023। देख लेते हैं दैनिक जागरण और जनसत्ता में आज की आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक शेयर करें। देखिए, पहली खबर है, हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं इसको कि रैपिड ट्रेन भविष्य के भारत की झलक होगी, ये मोदी जी ने कहा है। तो आपको हमने कल भी बताया था कि रैपिड ट्रेन का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, इसका नाम जो है नमो भारत के नाम से ये जानी जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से इसका उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री जी ने ये गाजियाबाद में यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में रैपिड ट्रेन का कहाँ से ये जो है स्टार्ट की गई है, यहाँ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है इसको। तो गाजियाबाद से स्टार्ट किया गया है इसको। तो हम जानते हैं कहाँ से रैपिड ट्रेन ये नमो भारत, तो ये जो है दिल्ली से लेकर मेरठ तक चलेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है, कनाडा 3 शहरों में कनाडा की वीजा जो सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कनाडा ने भारत स्थित उच्च आयोग से अपने 41 राजनयिकों को वापस भी निकाल लिया है। तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ और बाकी देखने का नहीं है, बट ये देख सकते हैं जीएस पेपर सेकंड में कि कनाडा का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए और भारत मतलब क्या रिश्ते हैं कनाडा से। ठीक है, तो उसमें सारे डायमेंशन आपको कवर करनी है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक, उसके बाद में ये मतलब स्ट्रेटेजिक। तो ये 4-5 डायमेंशन कवर करनी है कि क्यों अभी जो है रिश्ते खराब हुए हैं और उनके जो है आगे समाधान क्या हो सकते हैं। तो कोई भी आप डायमेंशन ये देखिए कवर करें टॉपिक, तो उसकी जो है 360 डायमेंशन पर कवर किया है। इसका एक तो देखिए, एक तो इंट्रोडक्शन आप तैयार करके रख लें अच्छे से, उसके बाद में ये सारे डायमेंशन, चुनौतियाँ क्या क्या है, ठीक है, समाधान क्या क्या है उसका। आगे बढ़ते हैं। इसराइल के हमले में देखिए, इसराइल द्वारा हमले जा रहे हैं अभी भी, उसमें 900 वर्ष पुराना एक चर्च जो था वो ध्वस्त हो गया। देखिए, ये चर्च था, ये ध्वस्त हो गया। अब ये नहीं देख रहा कि मस्जिद पर गिर रहा है, मतलब ये अटैक मस्जिद पर कर रहा है, मंदिर पर कर रहा है, या फिर ये चर्च पर कर रहा है। तो जहाँ पे भी इसे मौका मिल रहा है, जहाँ पे भी लग रहा है कि 10-20 लोग जो वहाँ पर मतलब शरण लिए हुए हैं, वहीं पर अटैक कर दे रहा है। ठीक है, तो इसकी चर्च की लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पर है। तो गाजा का जहरा शहर था जहाँ पे चर्च था। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। मिशन गगनयान की जो है पहली उड़ान जो है आज होगी। सॉरी, ये पहला परीक्षण होगा मिशन गगनयान का आज। दूसरी एक खबर है, पीएम श्री स्कूलों को आईआईटी आईएमबी निखारेंगे। देखिए, ये क्या है, पीएम श्री, आपने देखा होगा कि 14,500 स्कूलों का जो कायाकल्प करना था, जिसमें पहले चरण में 6,260 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये इस डाटा को आप जो मेंस में यूज़ कर सकते हैं। देश में कितने अभी तक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं? तो 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो देश में बनाए जा चुके हैं अभी तक। देखिए, नेक्स्ट एक न्यूज़ है, एक साथ चुनाव कराए जाने पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम मतलब अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी? अध्यक्षता सौंपी गई थी कोविंद को, मतलब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। अब ये जो अपना खाका साझा करके विधि आयोग को देगा, मतलब विधि आयोग के साथ में साझा करेगा। तो आपको बताना है कि एक साथ चुनाव कराने के लाभ क्या हैं, उसके मतलब हानियाँ क्या हो सकती हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं उसके सामने। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में। जब तक के हो नहीं जाते ना, तब तक मेंस में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कहाँ पे? जीएस पेपर 2 में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसी पॉलिटिकल खबरें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। दूसरी सूची जारी की, तीसरी सूची जारी करी, तो ये इसके चक्कर में आप ना पड़ें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट एक न्यूज़ है, चक्रवात तेज से गुजरात के तटीय इलाकों में खतरा। देखिए, इसका नाम क्या है? ये जो है तेज चक्रवात है, और ये चक्रवात आ रहा है, ये पश्चिमी भारत में देखा होगा आपने, ये इस साइड में गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, गोवा जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। अभी फिलहाल ये ओमान तट के आसपास में ये घूम रहा है, लेकिन इससे जो है इंडिया का ये क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। तो पूछा जा सकता है कि तेज चक्रवात जो है ये किस क्षेत्र में आया था? अरब सागर में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की ये जो है अरब सागर में आया था तेज चक्रवात। नेक्स्ट एक न्यूज़ है, समलैंगिक विवाह के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एस रविंद्र भट्ट सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो आपको बताना चाहिए कि इसमें किस जज ने इनके खिलाफ जो फैसला सुनाया था। तो कौन थे? ये जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो पूछी जा सकती है कि कच्छ का ये जो है धोरनो गांव है, ये बना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो किसने बनाए?
संयुक्त राष्ट्र का यह खिताब पाने वाला धोर्डो भारत का एकमात्र गांव है जहां हस्तकला, सिलाई काम और माटी के खिलौने व गोलाकार घर बनाए जाते हैं। तो इसकी ये पहचान है। तो ये कहाँ पर है? ये जो है गुजरात के कच्छ में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आए दिन ये पूछा जाएगा, देख लेना जो भी एग्जाम अभी 1 साल के अंदर अंदर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट एक न्यूज़ है, देखिए मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो सिद्धार्थ मुर्दुल को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में किसी भी स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्याधीश किसको बनाया गया? तो सिद्धार्थ मुर्दुल को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिशन गगनयान की पहली उड़ान होगी आज। तो देखिए ये जस्ट प्रशिक्षण चल रहा है, मतलब परीक्षण चल रहा है। ये कब करेंगे इसको? तो देखिए इस परीक्षण उड़ान की सफलता शेष परीक्षणों और मानवरहित मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का एक लक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एक सुरक्षा अभ्यास किया, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सुरक्षा अभ्यास का नाम है प्रस्थान 2023। क्या नाम है? प्रस्थान 2023 इस सुरक्षा अभ्यास का नाम है जो आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये इम्फाल क्या है? इम्फाल जो है एक युद्धपोत है, मतलब तय समय से 4 महीने पहले ही नौसेना को मिला मिसाइलों से लैस युद्धपोत इम्फाल। तो आपसे पूछा सकता है कि चर्चा में रहा इम्फाल क्या है? ये जो है पनडुब्बी है, युद्धपोत है, हेलीकॉप्टर है, ये क्या है? तो ये जो है एक युद्धपोत है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इस तरह से घिरे विश्व में, मतलब भारत, इस तरह भारत। ठीक है, तो अब एक पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है और दूसरा एक और आर्टिकल है जो पूछा गया है। देखिए शरारत भरी विश्व भूखमरी रिपोर्ट के बारे में ये आर्टिकल छपा है, तो दोनों आर्टिकल को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उबर भी नहीं पाई थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के लिए नए मोर्चे ने विश्व को एक नई अनिश्चितता की ओर धकेल दिया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते जहां खाद्य पदार्थों से लेकर कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने से महंगाई बेलगाम हो गई है, तो इसराइल हमास टकराव के चलते यही बात कच्चे तेल के, देखिए यहाँ पर कच्चे तेल के बारे में कही जा सकती है। इतिहास साक्षी है कि पश्चिम एशिया में कोई भी टकराव कच्चे तेल की कीमतों में आग लगने का काम ही करता आया है। इस बार स्थिति और विकट हो गई क्योंकि रूस और सऊदी अरब जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने पहले ही अपना उत्पादन घटा दिया है। इसी कारण कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ सुस्ती के कारण तेल की कीमतें फिसलकर $85 बैरल तक स्तर तक पहुंच गई, लेकिन इजराइल और हमास टकराव के बाद में फिर से कीमतें $93 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। यदि पश्चिमी एशिया में यह लड़ाई लंबी खींची तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि भारत, देखिए अब भारत के बारे में देख लेते हैं, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, तो स्वाभाविक है कि तेल के दाम बढ़ने से भारत की आर्थिक गणित जो गड़बड़ाएगा। इसके चलते मुद्रास्फीति जो दबाव महंगाई को नए सिरे से बढ़ा सकता है। असम चुनावों को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों को खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के आसार तो नहीं लगते, लेकिन तेल की ऊंची कीमतें किसी न किसी रूप में असर तो दिखाएंगी ही। तेल की कीमतों का रुख इस दोहरे रुझान से तय होगा कि क्या पश्चिमी एशिया का हिंसक टकराव और तेल उत्पादक देशों की कटौती का असर होगा या नहीं। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते मांग में कमी तेल की कीमतों को काबू में रखेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही दबाव में है, जिसे पश्चिमी एशिया का ताज़ा घटनाक्रम और बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में महंगाई विश्व के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। कई देशों में यह अभी भी असहज स्थिति में बनी हुई है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में, तो देखिए क्या है, बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में महंगाई विश्व के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। कई देशों में यह अभी भी असहज स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि के सिलसिले पर विराम नहीं लगाया है। इसके भरे पूरे आसार हैं कि पश्चिमी एशिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला अभी कायम रहेगा। भारत जैसी अर्थव्यवस्था पर इसका स्वाभाविक असर होगा, क्योंकि विदेशी निवेशक अपनी पूंजी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिहाज से अपेक्षित सुरक्षित पश्चिमी देशों में लगाने को प्राथमिकता देंगे। देखिए पहली चीज़ तो ये होगी कि भारत में तेल की कीमतें जो बढ़ेंगी, क्योंकि भारत जो 85% जो तेल पर ही निर्भर है, मतलब इम्पोर्ट पर निर्भर है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इससे इन्वेस्टमेंट पर भी फर्क पड़ेगा, यानी कि इससे जो भारत में निवेश पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी तो हमने एक डायमेंशन देखी थी, दूसरी डायमेंशन निवेश वाली होगी। इसके चलते भारत से होने वाली पूंजी पलायन का असर विदेशी मुद्रा भंडार से लेकर रुपए की सेहत पर भी दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि रुपए की वैल्यू भी और गिर जाए, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का एक बड़ी चिंता है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर विश्व बैंक ने अपनी अद्यतन अनुमानों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी होने की आशंका जताई है। इस साल की पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अच्छी स्थिति में दिख रहा था, लेकिन दूसरी छमाही में संकेत उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो विश्वव्यापी सुस्ती का असर भारत पर भी दिखने लगा है, क्योंकि देश से होने वाले निर्यात घट रहा है। देखिए, अगला निर्यात भी घटेगा यहाँ से। निर्यात के मोर्चे पर भारत के लिए चिंता दो तरफा है। पहली कि अमेरिका और यूरोप को होने वाले निर्यात में उतनी ज़्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन खतरा यही है कि पश्चिम में बाजारों में आर्थिक सुस्ती का साया मंडरा रहा है। ऐसे में संभव है कि देर सवेर मांग घटने में वहाँ के निर्यात भी सिकुड़ने लगेंगे। भारत के दृष्टिकोण से चिंता यह है कि अपेक्षाकृत तेजी और सवार एशियाई बाजार में उसके निर्यात काफ़ी तेज घट रहे हैं, यानी कि जिस पश्चिमी बाजार में हमारे निर्यात ठीक ठाक स्थिति में है, वहाँ मांग पर गिरान लग सकता है, जबकि एशियाई बाजार में संभावनाएं पहले से ही सीमित होती जा रही हैं। एशियाई बाजार में भारतीय निर्यात की ढीली होती पकड़ का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2018-19 में देश से होने वाले निर्यात में एशिया प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 34% तक पहुंच गई थी। अब घटकर कितनी रह गई? 26% तक घटकर रह गई। तो आप देख लो कि 34% से कितनी 26% रह गई है। इसके पीछे यह भी हो सकता है कि भारत आरसेप जैसे किसी व्यापक व्यापार साझेदार का हिस्सा नहीं है। उसके जवाब में भारत की रणनीतिक मुक्त व्यापार समझौते और अन्य उपायों की है, जिनके असर धीरे धीरे सामने आएंगे। इन जटिल परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। एक समय आसमान पर पहुंची टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों ने महंगाई की आग में घी डालने का काम किया था, लेकिन अब सब्जियों की कीमत अब नियंत्रण में आ गई है। लेकिन गैस सिलेंडर के दाम भी घटे हैं, तो ईंधन के मोर्चे पर भी राहत मिली है। लेकिन अनाज और दलहन जैसी वस्तुओं की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इनके अंतर्निहित मुद्रास्फीतिक दबावों के चलते रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में फिलहाल कटौती की कोई संकेत नहीं दिए हैं। इसका अर्थ यह है कि मौद्रिक नीति में अभी भी यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं अगर बात करें कर संग्रह से लेकर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी उत्साहित करने वाले हैं। घरेलू मांग, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मांग में तेजी का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। सेवा क्षेत्र में विमानन से लेकर आतिथ्य सत्कार क्षेत्र का इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। वाहन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र भी इसमें व्यापक स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है, जिससे स्टील और सीमेंट जैसे तमाम सेक्टर जो बहुत फायदेमंद स्थिति में है। इसके चलते निर्माण गतिविधियों में आई तेजी की कमियों को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर में मिल रहे हैं। स्वरोजगार विस्तार के रुझान भी आशाजनक है। अपनी आधारभूत मजबूत स्थिति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 6% से अधिक वृद्धि दर्ज करने की स्थिति में है और वर्तमान वैश्विक उथल पुथल और अनिश्चितता में यह वृद्धि दर किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उसके बावजूद आने वाले दिनों में इस घरेलू मजबूती को वैश्विक उतार चढ़ाव के समक्ष परीक्षा जो होगी। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने 4-5 चीज़ें डिस्कस कर ली कि रसिया यूक्रेन युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर, और अभी जो है ये इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का वैश्विक स्तर पर यह भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमने देखा कि भारत का निर्यात कम हो सकता है। दूसरा, हमने देखा कि भारत में निवेश में कमी आ सकती है, और जो यहाँ पर निवेशक हैं वो बाहर जा सकते हैं, बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ये कि तेल के कच्चे दामों की कीमतें जो बढ़ती चली जा रही हैं, तेल में भी भारत को भारी खर्चा करना पड़ेगा। चौथा ये है कि भारत की करेंसी भी डाउन हो सकती है। ये कई चीज़ें देखी हमने, जो कई चीज़ें इसमें आर्टिकल में नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट समलैंगिक विवाद से जटिल सवाल देखिए यहाँ पर पूछोगे, तो अभी हमने नेक्स्ट कोई सही सा आर्टिकल आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एक अच्छी खबर है, एक अच्छा आर्टिकल है, शरारत भरी विश्व भुखमरी रिपोर्ट। तो देखिए, भुखमरी रिपोर्ट आ गई है। आपने देखा होगा इसमें भारत की रैंक जो है फिर गड़बड़ आ गई पिछले के मुकाबले। पहले 107 रैंक थी, इस बार 111वां स्थान इसमें भारत को बताया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल क्या इसमें लेखक ने क्या लिखा है। तो पिछले वर्षों की तरह इस बार भी जर्मनी की देखिए कहाँ से जारी होती, जर्मनी से जारी होती। बेल्ट हंगर हिल्फे नामक इस संस्था ने अपने हंगर इंडेक्स जो है निकाल दी है। तो इसमें क्या गया, इस भूखमरी इंडेक्स में अभिप्राय यह है कि भारत में भारी मात्रा में भूखमरी तो व्यक्त है, अन्य देशों का प्रदर्शन भारत से कहीं बेहतर है। इस मामले में यदि रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों का प्रदर्शन भारत से कहीं बेहतर है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेल्ट हंगर हिल्फे का हंगर इंडेक्स जो है मापने का मुख्य 4 पैमाने इसमें। एक तो कुपोषण हो गया, दूसरा बच्चों में ठिकनापन यानी कि स्टंटिंग हो गया, बच्चों का वजन, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन यानी कि वेस्टिंग हो गया, और बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर। इन सभी पैमानों पर आधारित हंगर इंडेक्स को अनुमानित किया जाता है। तो आपको ये सारे पैमाने पता लग गए। बेल्ट हंगर हिल्फे का कहना है कि भारत में यह इंडेक्स 28.7 जो अत्यंत गंभीर है, जबकि पाकिस्तान में 26.6 है, जिसके कारण पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है।
मतलब पाकिस्तान की रैंक कितनी है, 102 है, भारत की रैंक है 111। इसी प्रकार बांग्लादेश 19 अंकों के साथ में 81 स्थान पर है, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। बताया जाता है इंडेक्स में भुखमरी सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त मापदंडों और पैमानों के बारे में बात करें तो एक तरफ आंकड़ों और दूसरी तरफ मैथोलॉजी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कई विशेषज्ञ इस पर जो है मतलब इसे जो सिरे से नकार रहे हैं। अब हम देख लेते हैं बाल मृत्यु दर के मामले में। इस सूचकांक का एक बड़ा हिस्सा बाल मृत्यु दर को लेकर है। 2023 का भुखमरी सूचकांक बनाते हुए 2020-21 की बाल मृत्यु दर का जो आंकड़ा लिया गया है, रिपोर्ट में भारत की बाल मृत्यु दर 31 प्रति हजार बताई गई है। भारत के नमूना रजिस्ट्रेशन प्रणाली द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2019 के मुकाबले वर्ष 2020 में बाल मृत्यु दर 35 प्रति हजार से घटकर 32 प्रति हजार पहुँच गई है। तो यही बाल मृत्यु दर की घटने की इसी दर को माना जाए तो 2023 तक ये 24.4 होने तक का अनुमान है। ऐसे कोई कारण नहीं है भारत में बाल मृत्यु दर 31 मतलब माना जाए। और देश की भुखमरी से पीड़ित बताने वाले पुराने आंकड़ों का उपयोग किया जाए तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 55.8 प्रति हजार थी। बाल मृत्यु दर पर भी कहीं अधिक है इसमें। बावजूद उसके भारत में भुखमरी कितनी है, 111 है, पाकिस्तान में 102 बताई गई है। इसका कारण यह है कि भुखमरी सूचकांक के अन्य पैमानों में गलत आंकड़ों का उपयोग किया गया है। कुछ खोट अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों में भी है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों जहां शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2020 में 28 प्रति हजार दिखा दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा उन्हें अपने पुराने अनुमानों के आधार पर 29.84 बता दिया गया था। भारतीय एजेंसियों को सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक अतिरिक्त किन्हीं अन्य आंकड़ों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। लेकिन हंगर इंडेक्स की यह रिपोर्ट खुले तौर पर कहती है कि जरूरी नहीं कि इस रिपोर्ट में सरकारी द्वारा दिए गए आंकड़े ही प्रयुक्त किए जाए। तो इन्होंने जो आंकड़ों में फेरबदल किया है, इसलिए भारत में मतलब ये बहुत ज़्यादा लग रही है। दूसरा ये कि कुपोषण के मामले देख लेते हैं। जहाँ कुपोषण स्तर पर आंकड़ों का प्रश्न है तो वर्ल्ड हंगर हेल्प के पास कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं है, क्योंकि संबंधित एजेंसियों द्वारा गृह उपभोग सर्वेक्षण 2011 के बाद हुआ ही नहीं। इसलिए 3000 लोगों के नमूने पर एक गैलप सर्वेक्षण, जिसकी कार्यप्रणाली भी संदिग्ध है, इसके आधार पर कुपोषण के आंकड़े तैयार किए गए हैं। अगर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उपलब्धता की बात करें तो आज 188 देशों की उपलब्धि नवीनतम वैश्विक भारत का स्थान 35वां है। लगातार बढ़ता प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, दूध, अंडों, फल, सब्जी आदि पदार्थों का उत्पादन इस बात की पुष्टि करता है कि भारत आज मांग की तुलना में अधिशेष उत्पादन कर रहा है। ये बात तो हकीकत है। तो इसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि मतलब किस तरीके से इनने जो गलत डाटा का इस्तेमाल किया, पुराने डाटा का इस्तेमाल किया है, या फिर अपने मतलब कुछ लोगों का डाटा ये इस्तेमाल करके उसने रिपोर्ट निकाली है। तो इसमें तो एक तरफा बात की गई। खैर आपके लिए मतलब ये ठीक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्तर पर बढ़ती खाद्यान्न की समस्या। विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के साथ साथ ही विश्व भर में भूख की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे कई राष्ट्र हैं इस समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। विश्व में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पेट भरने को 2 समय का भोजन तक नसीब नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। पोषित और पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण दुनिया की बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार हो रही है। ये बात तो हकीकत है। भोजन की एक बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार माना गया है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यह बड़ी विडंबना है कि भूख और कुपोषण के ही कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग जान गंवा रहे हैं। जुलाई 2023 में जारी विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार निरंतर विभिन्न संकट होने के कारण 2019 के बाद से दुनिया भर में नए भूखे लोगों की संख्या 12.2 करोड़ पहुंच गई है और इस समय दुनिया भर में करीब 73.5 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी खाद्य और कृषि संबंधित सतत विकास लक्ष्य संकेतक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूरी दुनिया में करीब 9.2% आबादी को दीर्घकालिक भूख का सामना करना पड़ा है, जबकि 2015 में ये 7.9 थी। बहरहाल वैश्विक जल एवं जलीय खाद्य प्रणालियों की रक्षा करते हुए पूरी दुनिया में मौजूदा जल चुनौतियों से निपटने के लिए अब लोगों द्वारा कृषि खाद्य प्रणालियों में जल के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने की बड़ी जरूरत महसूस की जाने लगी है। नेक्स्ट देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार टोटल कितना आपको पता होना चाहिए, तो 585.89 अरब डॉलर हो गया है ये। अगर जबकि बात करें हम भारत पर कितना कर्ज विदेशी कर्ज है, तो 624 अरब डॉलर का जो विदेशी कर्ज है भारत पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, स्टेट प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम में, किसी में भी। नेक्स्ट है, चीन पर आंखें मूंद कर भरोसा करता पाकिस्तान। देखिए, तो मेंस में जीएस पेपर 2 में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कि बढ़ते या फिर मधुर होते चाइना पाकिस्तान के रिश्ते किस हद तक भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ये देश जो है अभी हाल फिलहाल में काफ़ी करीब आ रहे हैं, तो जिसमें चाहे वो आपका चीन की
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो मतलब चीन का पाकिस्तान को ऋण देना हो, ये कई सारे मामलों में चीन का सपोर्ट करना हो पाकिस्तान द्वारा, तो ये भारत के लिए मतलब एक जो है खतरा बन सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि युद्ध फैलने से रोकने के लिए मिस्र में आज होगा शांति सम्मेलन। तो आपको बताना चाहिए मिस्र में शांति सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें कौन कौन भाग लेगा? तो जिसको भाग लेना चाहिए वही इसमें भाग नहीं ले रहा, बाकी सारे भाग ले रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल इसमें भाग नहीं ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि कोर्ट में आपने देखा होगा, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें कुछ मामले 30-40 सालों से भी पुराने हैं। तो भाई ऐसे में क्या होगा, मामलों के निपटारे में देरी से न्यायिक व्यवस्था से लोगों का मोह भंग हो सकता है इससे। ठीक है, तो इसलिए न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। तो इसी बात को लेकर इन्होंने जस्टिस ने ये बात कही है। चलिए आगे चलते हैं। ये पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, पेपर सेकंड में जीएस में पूछा जा सकता है, और ये फिर आप यहाँ पे जो ये डाल सकते हैं। इस पेपर में इतना ही काम का था, बाकी जनसत्ता का देख लेते। जनसत्ता में क्या खबर आई आज? जनसत्ता की खबर है कि साहिबाबाद में शुक्रवार को, कहाँ पे? गाजियाबाद के साहिबाबाद में शुक्रवार को रैपिड रेल यानी कि नमो भारत के उद्घाटन के बीच मोदी जी बातचीत करते हुए। तो इसका ट्रेन का आपको नाम पता लग गया हो, कई बार बोल दिया हमने, नमो भारत। कहाँ पे? साहिबाबाद से इसको जो है हरी झंडी दिखाई गई है। तो यही बात जनसत्ता ने बोली है, देरी होने से वादियों का न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। तो क्या कहा है? उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि यदि कानूनी प्रक्रिया कच्छप गति यानी कछुए की गति से आगे बढ़ती है तो न्यायिक व्यवस्था से बाद कार्यों का मोहभंग हो सकता है। इसके साथ ही न्यायालय ने पुरानी मामलों की तेजी से सुनवाई कर और निपटान सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से कुछ उच्च न्यायालयों के लिए भी है। ठीक है, तो ये जीएस के पेपर सेकंड में आप जो है ये मतलब डाल सकते हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई है। तो देखिए होगा क्या कि अगर देरी से न्याय मिलेगा तो लोग जो है न्याय पाने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। दूसरे रास्ते ऐसे क्या? भाइयों के पास जाना, डॉनों के पास जाना या दादाओं के पास जाना, जिससे कि ये मामले कौन से होते हैं? अधिकतर मामले ज़मीन से रिलेटेड, फैमिली के झगड़ों से रिलेटेड ऐसे मामले हैं, या कुछ केस ऐसे हैं जो गलत फंसाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिर देखिए ना सिर्फ उससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, बल्कि देखिए प्रशासनिक के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ पेश आएंगी फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए हमने अरब सागर में कौन सा अभी चक्रवात उठा है, उसका नाम है तेज। तो ये तेज नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये भारत द्वारा ये नाम जो है तेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छे खासे तगड़े से एडवर्टाइज दे रखे होते हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है इस बार आज। नए उद्यमियों के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं? देखिए हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस तरह अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से उपक्रम पीछे रह जाते हैं और स्टार्टअप चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है और अधिकांश स्टार्टअप के शुरुआती चरण में इनके संस्थापकों को ही अपनी बचत लगानी पड़ती है। तो देखिए युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने और उनको रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से स्टार्टअप उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपक्रम ऐसे उत्पाद या सेवा प्रदान करते हैं जो आमतौर पर बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं, नई तकनीक तथा नए अन्वेषण के साथ साथ कारोबारी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। स्टार्टअप उपक्रम के अंतर्गत एक ऐसी इकाई को शामिल किया जाता है जो भारत में 5 वर्ष से अधिक से पंजीकृत नहीं है, जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं है। यह इकाई औद्योगिक प्रौद्योगिकियाँ, बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों, सेवाओं के नवाचार, विकास, विस्तार या व्यावसायीकरण की दिशा में काम करती है। पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप उपक्रमों का विकास और तेजी में से हुआ है। हालांकि स्टार्टअप की अवधारणा लगभग 15 वर्ष से पहले प्रचलन में आई है, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में इनके उपक्रमों की रफ्तार काफ़ी बढ़ी है। लेकिन हमें देखना क्या है कि क्या हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत 2022 में कुल 26,522 नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। 2021 में यह आंकड़ा 19,989 था, यानी स्टार्टअप के पंजीकरण में 32% की तेजी देखने को मिली है। तो आपको बताना चाहिए स्टार्टअप इंडिया योजना कब लाई गई थी और मतलब क्या उद्देश्य था इसका। देश में इस समय लगभग 90,000 स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सर्वाधिक संख्या में स्टार्टअप इकाइयाँ स्थापित हैं। इन्होंने 5.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है। इनके उत्पादों और सेवाओं के वितरण से जुड़े असंगठित क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टार्टअप अपने नए विचारों और उद्यमियों की कुशलता के कारण काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। 2018 में स्थापित क्रेड एक ऐसा मंच है जहां स्टार्टअप इकाइयां अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकती हैं। किससे? क्रेड के माध्यम से। इस मंच ने एक नया ढांचा बनाया है जहां उपयोगकर्ताओं को क्रेड ऐप के माध्यम से अपने बिलों का भुगतान करने पर क्रेड सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों के बाद कोई उत्पाद खरीदने, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने या किसी कार्यशाला में शामिल होने के लिए बनाया जा सकता है।
यह स्टार्टअप ग्राहकों को क्रेडिट और उत्पादों के प्रीमियम कैटलॉग जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि स्टार्टअप उपक्रमों के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं है। देखिए चुनौतियां क्या क्या हैं, अब यहाँ पे चुनौतियां आपको जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चुनौतियां क्या क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग की व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है, पहली चुनौती ये हो गई। इस तरह अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से उपक्रम पीछे रह जाते हैं। दूसरा ये हो गया, स्टार्टअप चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है, कार्यशील पूंजी की में नहीं मिलती है। देखिए आप बैंक से लोन लेने जाते होंगे तो आसानी से बैंक से लोन आपको नहीं मिलता है। अधिकांश स्टार्टअप के शुरुआती चरण में उनके संस्थापकों को ही अपनी बचत लगानी पड़ती है, इसलिए बोला गया है। इसी प्रकार छोटे स्टार्टअप को ग्राहकों तक पहुंच बहुत सीमित होती है, एक नई एक चुनौती हो गई। इसलिए वे केवल कुछ क्षेत्रों तक ही बाजार बना पाते हैं, जो स्थानीय लोगों और स्थानीय भाषा तक ही सीमित रह जाते हैं। ये तीसरी चौथी चुनौती हो गई। स्टार्टअप उपक्रमों के लिए योग्य और कुशल कर्मचारी प्राप्त होते हैं, तो देखिए ये भी पांचवी चुनौती होगी, और उनको बनाए रखना भी एक बड़ी। इन चुनौतियों के चलते बड़ी संख्या में स्टार्टअप उपक्रम बंद हो गए हैं। ट्रिक्सन के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 2404 ऐसी इकाइयाँ बंद हो गई हैं, जबकि 2021 में संख्या 1012 थी। इस प्रकार एक ही वर्ष में बंद होने वाली इकाइयों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। वर्ष 2018 में 3484 इकाइयाँ बंद हो गई थी। इस डाटा को आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक थी। इकाइयों के बंद होने का सबसे बड़ा कारण पूंजी की कमी, एक नई चुनौती पूंजी की कमी। नवीनतम तकनीकों के साथ इन इकाइयों का समायोजन न हो पाना भी बड़ा कारण है। एडटेक भारतीय स्टार्टअप में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र में 25 वित्त पोषित स्टार्टअप बंद हो गए हैं। ट्रिक्सन के अनुसार, तो ये तो हमने छोड़ दिया था, चलो इसको भी देख लेंगे अभी। भारत में एडटेक कंपनियों को मिलने वाली पूंजी 2022 में घटकर कितने 2.4 अरब डॉलर रह गई है, जो पिछली बार 4.12 अरब डॉलर थी। इन कंपनियों के बंद होने से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इस प्रकार 2022 में भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। इसमें लगभग 50 वित्त पोषित स्टार्टअप उपक्रम भी धन की कमी से बंद हो गए हैं। इन कंपनियों में ई कॉमर्स सक्षम मंच शॉपएक्स ने 5 करोड़ डॉलर की सबसे अधिक पूंजी जुटाई थी, लेकिन आखिर ब्याज भुगतान में चूक के बाद दिवालियापन के लिए आवेदन दायर करना पड़ा। कई अन्य कॉमर्स स्टार्टअप जो बंद हो गए थे वो अभी भी शुरुआती चरण में थे। पूंजी की कमी, देखिए पूंजी की कमी है सबसे ज़्यादा तो बड़ी समस्या, न केवल एडटेक और ई कॉमर्स फर्मों को प्रभावित कर रही, बल्कि हेल्थ टेक, मीडिया और फिनटेक को भी प्रभावित किया है। हेल्थ टेक और मीडिया क्षेत्र को 2022 में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस कारण हेल्थ टेक क्षेत्र की 26 और मीडिया क्षेत्र की 24 कंपनियां बंद हो गई। फिनटेक क्षेत्र में 26 स्टार्टअप 2023 तक नहीं पहुंच पाए। इनके बाद होने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर छंटनी भी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट 2022 में लगभग 19,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। प्रभावित होने वाले एक बड़ा हिस्सा एडटेक स्टार्टअप का था। पिछले कई वर्षों में बड़ी कंपनियों द्वारा इनको खरीद कर अपनी इकाई में समाहित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप को अपने सामने खतरा मानती हैं और उनको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। ये एक नई चुनौती है बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा। उनको समाप्त करने के लिए बड़ी कंपनियों के लिए सबसे आसान तरीका उनको खरीद कर बंद करना या उसे मिला लेना होता है, ताकि वे उनकी प्रतिस्पर्धा में ना रह सकें। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि सरकार जिस भावना से स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहती है वह भावना को समाप्त हो रही है। आवश्यकता इस बात की कि स्टार्टअप के संबंध में एक व्यावहारिक नीति बनाई जाए। आगे की राह क्या होगी, देखिए एक व्यावहारिक नीति बनाई जाए, उनको दी जाने वाली वित्तीय और अन्य सुविधाओं के लिए सरल, सहज और पारदर्शी व्यवस्था हो। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इनके उत्पादों, सेवाओं और विपणन की प्रभावी व्यवस्था हो। तीसरा पॉइंट ये हो गया, ताकि ये प्रतिस्पर्धा के दौर में अपना स्थान बनाए रख सकें। युवाओं को इनसे जोड़ने और शैक्षिक संस्थानों में इनके व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। चौथा पॉइंट ये हो गया, ताकि युवाओं में उद्यमशीलता के गुण विकसित हो और नौकरी के पीछे न भागे और अधिक से अधिक स्टार्टअप स्थापित करने की प्रेरित हो सकें। पांचवा पॉइंट ये हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा था स्टार्टअप से संबंधित, ठीक है। ये देख लेते हैं इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि अन्य प्रतिस्पर्धी बड़े उपक्रम अधिक वेतन और सुविधा देकर योग्य और कुशल कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए उनको श्रेष्ठ कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। एक ही क्षेत्र के नए स्टार्टअप उपक्रम स्थापित होने से उनके बीच में तेज प्रतिस्पर्धा, इस कारण स्टार्टअप के लिए खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो अभी भी विश्वसनीय तरीके से इंटरनेट पहुंच से वंचित है। नतीजतन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप बिना मान्यता प्राप्त हैं और सरकारी वित्त पोषण तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यह गिनती में नहीं आ पाते, जबकि स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अभी इनसे देखिए, आपने चुनौतियाँ देख ली, समाधान देख लिए, इसका डाटा देख लिया आपने, क्या क्या है इसका इंपॉर्टेंट डाटा। बाकी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, ये हरियाणा और राजस्थान में जल्द शुरू होंगी सेवाएं। नमो भारत वाली, की नमो भारत ट्रेन का नाम है, तो इसी और नई जगह को ट्रेन को भी चलाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया, लेकिन केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये
नियुक्तियों की सिफारिश आती है और केंद्र सरकार उन्हें दबाकर बैठ जाती है, जिससे होता क्या है कि भाई बाद में फिर न्याय में देरी होती है, लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत सारी समस्याएं उससे खड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट खबर है, देखिए आज गगनयान यात्रा को मिलेगी रफ्तार, इसरो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए तैयार है। देखिए इसरो ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के महत्वाकांक्षी मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक मानव रहित उड़ान परीक्षण के लिए 13 घंटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि इसरो ने बताया कि क्रू मॉड्यूल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे, और चालक बचाव प्रणाली से लेस एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट को शनिवार सुबह 8 बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण तल से रवाना किया जाएगा। तो परीक्षण यान मिशन का उद्देश्य देखिए क्या है। अतः गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल और चालक बचाव प्रणाली के सुरक्षा मानकों का अध्ययन करना है। तो गगनयान मिशन का लक्ष्य क्या है, 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। पता लग गया, यानी कि 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित लाना है। कि इसके लिए आज जो है ये परीक्षण किया जाएगा। ये कब, 21 अक्टूबर को, यानी आज के दिन ये आज जो है परीक्षण किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये आज मतलब कुछ जनसत्ता की इंपॉर्टेंट खबर थी, बाकी ये सब ये आपका ये सारे एडवर्टाइजमेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, और ये इसी तरह डेली डिस्कशन करेंगे। जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सामने आपको दिखाई जाएगी। साथ में हम एडिटोरियल डिस्कशन भी इसी तरह से करते रहेंगे, बताएंगे कौन से पेपर के लिए कौन सा ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय।